दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सृष्टि आईएएस पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमारा संविधान बना ना, उस संविधान के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। आज मैं आप सबको वो डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। और ये वीडियो आपके लिए जो जॉब कर रहा है या जो पढ़ाई भी कर रहा है, मतलब जो कुछ कर रहा है, इसको लीड लगा के भी आराम से सुन सकता है, ऑडियो ऑडियो की तरह भी सुन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत में व्यापार करने आई, ठीक है। तो 1600 में व्यापार करने जब आई, तो जो उस समय ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ थी, उनके चार्टर के थ्रू इनको अधिकार प्राप्त थे, भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्राप्त थे। अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो जब भारत में व्यापार करने आई तो धीरे धीरे उसने क्या किया, धीरे धीरे हर स्टेट ने अपना शासन मतलब कब्जा करने लगी। और 1770 ने प्लासी का युद्ध किया, फिर 1764 ने बक्सर का युद्ध किया। उसके बाद 1765 में क्या किया कंपनी ने, बंगाल बिहार उड़ीसा, ठीक है, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथों में लेकर 1765 ईस्वी में अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो हुआ क्या कि ले ली। अब क्या है, जो ब्रिटिश थी ना, ब्रिटिश की महारानी, उन्होंने सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही देश में या हमारी राजनीतिक व्यवस्था खराब हो जाए, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया कि इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्ट पारित किए, ठीक है। तो एक्ट पारित किए 1773 से 1858 के बीच में उन्होंने एक्ट पारित किए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। फिर जब 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया, 57 में सिपाही विद्रोह हो गया, फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत का पूरा शासन था अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, अपने हाथों में लिया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो महारानी ने एक्ट लाए उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कंपनी का प्रशासन, ठीक है, पहला जो था वो कंपनी का शासन था। दूसरा, सम्राट का शासन, ठीक है। कंपनी का शासन कब से रहा, 1773 से 1858 के बीच में, और सम्राट का शासन जो रहा 1858 1947 के बीच में रहा, ठीक है। अब इसकी संविधान में पृष्ठभूमि, संविधान के लिए ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि जब सन 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब हमें एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। अब संविधान की आवश्यकता महसूस हुई तो क्या हुआ कि सन 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का गठन हो गया एक संविधान बनाने के लिए। तो हमारा जो भारत का संविधान है ना, उसमें कई चीज़ों की पृष्ठभूमि है। जो जितने भी ये एक्ट आए थे ना, जितने भी ये सम्राट का शासन और कंपनी का शासन के थ्रू जितने भी आ गए थे, इससे काफ़ी पॉइंट हमारे संविधान में लिए गए हैं, ठीक है। यानी इन सब चीज़ों का हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इन सब चीज़ों का। इसीलिए इसका ये हमारे संविधान के लिए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि जो कंपनी का शासन था ना, कंपनी का शासन 1773 से 1858 के बीच में रहा। इसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। तो 1773 में एक आया रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, क्या आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब क्या था दोस्तों कि जो ब्रिटिश शासन है ना, उनके द्वारा उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को उन्होंने नियमित और नियंत्रित कर लिया था। यानी एक कह सकते हैं कि ब्रिटिश द्वारा उठाया गया यह पहला महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है। और एक प्रकार से कह सकते हैं इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी थी, ठीक है। तो अब इस एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। हमने क्या किया है ना, हमने इन सारे एक्ट को, जितने भी एक्ट हैं इस कंपनी के शासन को, इसको एक पेज में कवर कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आपको हर चीज़ को टॉपिक से बिल्कुल ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में देंगे, और उसी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको जब रिवीजन करना पड़े तो ज़्यादा टाइम ना लगे, क्विक रिवीजन हो जाए,
ठीक है। बाकी आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है पूरा, क्योंकि इसमें हमने पूरा डिटेल से आपको बताया है। जब आप इस वीडियो को देख लोगे तभी आप इस पूरे पेज का क्विक रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ ब्रिटिश द्वारा उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था जिसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो इस प्रकार से थी। क्या था कि पहले हर जगह का एक गवर्नर हुआ करता था। जहाँ-जहाँ अंग्रेजों ने जीता था वहाँ-वहाँ गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, जब ये एक्ट आ गया तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो जो पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। जो पहले हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड वारन हास्टिंग हो गए। ठीक है, अब क्या था कि जो हर जगह के गवर्नर रहते थे, ठीक है, जैसे बंगाल के हो गए, अब मद्रास के हो गए, बम्बई के हो गए, तो ये जितने भी गवर्नर थे मद्रास के और बम्बई के गवर्नर, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। ठीक है, यानी अब ये कोई भी काम करेंगे वो उसके लिए उनको बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसके अधीन में आ गए। ठीक है, और इस अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो गई। कब? 1774 में। तो 1774 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और एक 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी सहायता के लिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, वो 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है पेपर में कि उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है हमारे किस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी। तो याद रखिएगा जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी। किसके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि 1773 के थ्रू जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो दोस्तों याद रखना जो मुख्य न्यायाधीश थे 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना थी उसमें मुख्य न्यायाधीश का जो नाम था सर एलिजा एम्पे। क्या नाम था? सर एलिजा सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे, याद रखिएगा सर एलिजा एम्पे। मेरे साथ बोलिए सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे, जो मुख्य न्यायाधीश थे जो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, स्थापना हो गई। ठीक है, उसके अलावा इसके तहत एक पॉइंट और था दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया है। वो ये था कि इसके तहत कंपनी के जो कर्मचारी थे और को उनको निजी व्यापार करने और जो भारतीय लोगों थे ना उनसे व्यापार या उपहार या रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया था। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बना। इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? या जो राजस्व था मतलब रेवेन्यू जो था और जो नागरिक था या फिर सैन्य प्रशासन, इन सब की इंफॉर्मेशन क्या करता था? ब्रिटिश को देना इसका काम था। ब्रिटिश मतलब जो ताज था, ब्रिटिश ताज, गवर्नर, ब्रिटिश शासन में उसको देना था। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था। ठीक है, तो दोस्तों 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ ये हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ उसके बाद ब्रिटिश को लगा कि उसमें कुछ एरर थी, इसमें कुछ हमें संशोधन करना चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पॉइंट ऑफ व्यू से 1781 को एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। कौन सा? एक संशोधन अधिनियम पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बंदोबस्त कानून किसे कहते हैं। तो ये जो एक्ट आया था ना इसी को ही बंदोबस्त कानून कहते हैं। ठीक है, क्या था कि जो 1773 में कुछ खामियां रह गई थी तो उन खामियों को ठीक करने के लिए 1781 में एक संशोधन आया। लेके आए लोग संशोधन अधिनियम 1781 संशोधन अधिनियम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या-क्या संशोधन थे उस पे हम डिस्कशन दोस्तों ये करते हैं। ठीक, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी बंदोबस्त कानून बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या था इस कानून के थ्रू कि जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो काउंसिल थी, हमने बताया था ना कि गवर्नर जनरल के लिए
4 सदस्य रखे गए थे उनकी सहायता के लिए, जिसको वही काउंसिल बोला जाता था। तो जो गवर्नर जनरल है और उनके जो काउंसिल है, इनको क्या किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया गया था। पहले क्या था कि 1773 का जब एक्ट आया, तो जो गवर्नर जनरल थे वो क्षेत्र न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके अंदर में आते थे, यानी वो कोई काम फ्री होके नहीं कर सकते थे। वो उच्च न्यायालय उनके जो किए गए कार्यों को रोक भी सकती थी, ठीक है। लेकिन जब संशोधन करके ये अधिनियम आया, उसके थ्रू ये कह दिया गया कि अब गवर्नर जनरल और उनकी जो काउंसिल थी वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त है, ठीक है। गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया। इसके साथ ही इन्होंने जो राजस्व संबंधी मामले हैं, कौन से, राजस्व संबंधी मामले और राजस्व वसूली के मामले जो थे, उसको भी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से मुक्त कर दिया, न्यायालय के क्षेत्र, ठीक है। और ये कर दिया था दोस्तों। और जो इसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो है कि जो कलकत्ता के निवासी थे ना, उनको उनको इसके अंतर्गत रखा गया। मतलब क्या था कि अगर हिंदू है, ठीक है, अगर हिंदू न्यायालय में जाता है, उनमें कोई विवाद होता है, तो उनका हिंदू कानून के हिसाब से ही उनमें सुनवाई होगी। और जो मुसलमान होते हैं, उनका जो वाद विवाद या मामले होंगे, वो उनके निजी, मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से सुनवाई होगी, ठीक है। तो यानी कलकत्ता के जो निवासियों को, तो उसको इस न्यायालय के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। दूसरा जो था कि इसमें क्या था कि जो इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई थी कि जो प्रांतीय न्यायालय की अपील है, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ ही दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। यानी अगर प्रांतीय न्यायालय की कोई भी अपील है, वो गवर्नर जनरल के यहाँ ही दायर होगी, ना कि न्यायालय में दायर होगी, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने लिखा है कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल के यहाँ दायर होगी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके बाद आया हमारा 1793 का चार्टर कानून, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारा आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। क्या था कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? आप देखो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं क्या था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो कमियां थी ना, उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, ठीक है। हमें मालूम है कि 1773 की जो खामी थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक्स थे, कुछ थे जिसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट अस्तित्व में आ गया, यानी पिट्स इंडिया एक्ट को लेके आया गया, किसको, पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? देखो इसके टॉपिक तो काफ़ी लिखे हैं, लेकिन मैंने केवल इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करने की कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसके दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्या था कि इस एक्ट के थ्रू राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। यहीं से ही देश शासन की व्यवस्था भी स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि देश शासन की व्यवस्था कहाँ से स्टार्ट हुई, और 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, उसके थ्रू देश शासन की व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। देश शासन व्यवस्था मतलब जैसे इसमें के थ्रू क्या, निदेश मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हो गया, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये क्या करता था, जितने भी मतलब जैसे कि मान लो सपोज दैट कि कोई भी राजनीतिक मामले हुए, ठीक है। हमने कहा ना कि राजनीतिक और इस मामले को पृथक कर देगा, तो जो भी राजनीतिक मामले थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था, ठीक है। और जितने भी वाणिज्य कार्य थे वो निदेशन मंडल देखता था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से देश शासन की व्यवस्था स्थापित हो गई, ठीक है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम था ना, ये अधिनियम ये बहुत महत्वपूर्ण था। पहला क्यों महत्वपूर्ण था? दो कारण से बहुत महत्वपूर्ण रहा। पहला क्या कारण था? पहला ये कारण था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। यानी अब ब्रिटिश ने पूरी तरह से इस पे अधिकार कर लिया, इसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण वो था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी के कार्य है ना, भारत में कंपनी कार्य और जो उसके भी प्रशासन थे, उस पे पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया। क्या हो गया? पूर्ण नियंत्रण इस पे हो गया, यानी अब कंपनी पे भी इनका पूर्ण नियंत्रण होगा। तो दोस्तों देखो
कैसे-कैसे चला इमेजिन करिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, मतलब धीरे-धीरे कैसे जो ब्रिटिश है वो कैसे-कैसे भारत में एंट्री कर गई। 1773 के एक्ट में इन्होंने एक गवर्नर जनरल बना दिया और उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। ठीक है? उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश को रखा गया। ठीक है? और एक गवर्नर जनरल है जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल के अंडर में आ गए। ठीक है? मतलब कैसे-कैसे ये लोग कर रहे हैं। फिर एक संशोधन आया, संशोधन में क्या किया, अब इन्होंने गवर्नर जनरल को और पावर दे दी। कहा अब न्यायालय जो है वो गवर्नर जनरल के काम को रोक-टोक नहीं कर सकता, यानी क्षेत्र से बरी कर दिया। तो संशोधन में ये आ गया। ठीक है? कैसे-कैसे चल रहा है ये इमेजिन करिए कि एक न्यायालय बन गया, अपने माइंड में एक पिक्चर बना के चलिए कि एक कोर्ट बन गया, न्यायालय बन गया और गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है? आप इमेजिन करिए आप वो गवर्नर जनरल हो और एक कोर्ट बन गया, वो चल रहा है और आप उस जगह शासन कर रहे हो। ठीक है? फिर एक संशोधन आया, संशोधन में ये टॉपिक्स था, उसको अपने माइंड में रिवाइज करिए। ठीक है? फिर आया संशोधन के बाद 1484 पिट्स इंडिया एक्ट, जैसा मैंने अभी बताया। अभी क्या-क्या चल रहा था कि जो कंपनी शासन कर रही थी, कंपनी शासन कर रही थी तो ज़्यादा नियंत्रण नहीं था। ठीक है? केवल एक इन्होंने वो बना दिया था, जो मैंने आपको बताया ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड कोड ऑफ डायरेक्टर्स, याद है? कोड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है? इन्होंने कोड ऑफ डायरेक्टर बना दिया था, जो सारी इन्फॉर्मेशन थी राज्य से संबंधी वो कंपनी वो ब्रिटिश को देती थी। ठीक है? लेकिन 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, अब इन्होंने कहा कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। मतलब अब ब्रिटिश के जो राजनीतिक कार्य होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, गठन कर दिया, और जो व्यापार है उसको निदेशन मंडल कंट्रोल करेगा। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार थे उसको कंट्रोल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके पास 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए, इसलिए मैंने 2 ही टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिया है। ठीक है? दोस्तों, उसके बाद आया आपका 1793 का चार्टर कानून। ठीक है? 1793 का चार्टर कानून। क्या है 1793 का चार्टर कानून? ठीक है? जैसा कि दोस्त हम जानते हैं कि जब महारानी महारानी एलिजाबेथ ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत भेजा, तो उनके पास एक एकाधिकार प्राप्त था। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन की कोई भी और कंपनी भारत से व्यापार नहीं कर सकती, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत से व्यापार कर सकती है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था? एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है? तो एकाधिकार मतलब क्या हुआ कि जो लॉर्ड कर्नवालिस था ना, लॉर्ड कर्नवालिस उस टाइम गवर्नर जनरल था, उसको दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति जो थी ना, अधिभावी शक्ति है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मत छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। आप ये पढ़िए कि मैं वो नहीं बताऊंगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो। ठीक है? आप सिंपल पढ़िए कि इसके 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। एक तो एका अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है? मतलब अभी कंपनी पे पूरा नियंत्रण नहीं किया इन्होंने। क्या किया? इनके एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है? और कमांडर इन चीफ, किसकी? कमांडर इन चीफ की काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मतलब पहले ये सिस्टम हुआ करता था कि जो कमांडर इन चीफ बनेगा, कमांडर इन चीफ होगा, उसको काउंसिल के सदस्य होना जरूरी था, लेकिन इस एक्ट के बाद कमांडर इन चीफ के काउंसिल के सदस्य के होने की अनिवार्यता उन्होंने समाप्त कर दी। ठीक है? तो क्या किया? इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों? और इस व्यवस्था में इस अच्छा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, बस माइंड में आप रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसमें एक व्यवस्था और भी दी गई थी। वो व्यवस्था ये थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे ना, और उनके जो कर्मचारी थे, अब उनका क्या था, उनका जो भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। किससे? भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। भारतीय राजस्व मतलब जो भारत का जो भी रेवेन्यू होगा ना, उसी से इनको पे किया जाएगा। ठीक है? एक ये भी 1793 के चार्टर कानून में था। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कल 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था कि एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए किस कानून में किस चार्टर कानून में बनाया गया? 1793 में था। ठीक है? इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब दोस्तों 1793 के बाद कौन सा चार्टर कानून आया? 1793 के बाद चार्टर कानून आपका आया 1813 का चार्टर कानून। कौन सा? 18 का चार्टर कानून। ठीक है? चार्टर कानून। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था? इसमें क्या था कि ब्रिटिश शासन ने एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एकाधिकार को समाप्त कब कर दिया? 1813 के चार्टर कानून में ब्रिटिश ने
एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मैंने बता दिया आपको एकाधिकार होता है क्या। लेकिन एक और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को इन पे एकाधिकार जारी रखा इन्होंने, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार पे एकाधिकार को बहाल रखा, मतलब इस पे एकाधिकार अभी उन्हें प्राप्त हो रखा था, ठीक है ना, एकाधिकार प्राप्त हो रखा था। उसके अलावा 1813 का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक ये भी है कि इसमें ईसाई मिशनरियों को आना हुआ, मतलब ईसाई आए थे यहाँ पे और धर्म परिवर्तित कराने के। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ईसाई मिशनरी किस चार्टर एक्ट के थ्रू आए, तो 1813 चार्टर कानून के एक्ट आए, ठीक है। और इसमें ये भी था कि पश्चिमी शिक्षा का प्रसार भी किया, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश शासन के अंदर में जितने भी एरिया आते थे उसमें पश्चिम शिक्षा का प्रसार भी किया गया, ठीक है। और एक और टॉपिक था कि अगर मान लो कोई कर नहीं देता, कर अगर कोई नहीं तो उसको दंड देने का भी प्रावधान इस एक्ट के थ्रू लाया गया था, चार्टर कानून के थ्रू, ठीक है। दोस्तों क्लियर है ना। तो दोस्तों आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा क्या क्या है। फिर लास्ट टाइम में मैं आपका इतनी जल्दी से इसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, कि आपको एक बार में ये पूरा टॉपिक्स याद हो जाएगा। अभी तक आप इतना पढ़ने में आपको 3-4 दिन लगेगा, मतलब पढ़ने में नहीं, मतलब आपको याद करने में भूल जाओगे आप बार बार, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो 1813 का चार्टर कानून हो गया। 1813 के बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सेंट हेलेना एक्ट एक्ट भी क्यों बोलते हैं इसको, सेंट हेलेना एक्ट क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे भी आपको आराम से, ठीक है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, उसको संशोधन करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसको संशोधन अधिनियम बोलते हैं, बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1713। फिर 1781 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। 1793 का चार्टर कानून आया, फिर 1813 का आया। अब हम पढ़ रहे हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर अधिनियम। अब इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी तक क्या था कि एक बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन इस एक्ट के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल है। क्या है, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। कौन बना था सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, एक नंबर हुआ कि इसमें एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। हमने पढ़ा कि 1813 में एकाधिकार को समाप्त किया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। जैसे कि हमने पढ़ा 1813 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार कर सकती थी, ठीक है। यानी दो चीजों में उसको एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू उसने पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब अब क्या था कि कंपनी पे नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। और एक टॉपिक हुआ था कि कंपनी के जो था, कंपनी को चलाना कि 20 वर्ष के लिए भी बढ़ा दिया गया था कि 20 वर्ष आप और अभी चला सकते हो, एग्रीमेंट साइन था वो था, ठीक है, ठीक है। और गवर्नर और पॉइंट इस पे आ जाते हैं कि गवर्नर जनरल, ये जीजी का मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार विधि सदस्य बने लॉर्ड मेकाले, पहली बार विधि सदस्य आए, ठीक है, ठीक है। और इसी एक्ट के थ्रू सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो पुराने कानून थे हमारे उनको नियामक बोलते थे। पुराने कानून को नियामक मतलब जैसे एक्ट, पुराने कानून एक्ट, और जो नए कानून, पुराने कानून, ठीक है, नियामक, और जो नए कानून थे उनको बोलेंगे एक्ट या अधिनियम, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, एक्ट या अधिनियम, जो नए कानून बनेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 1833 में बस इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अब आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। कौन सा आता है, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसमें ये था कि जो 1793 से 1853 के दौरान जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जितने भी चार्टर अधिनियम थे ना, उनकी श्रृंखला में ये एक अंतिम अधिनियम था, ठीक है। यानी अगर संविधान की विकास की दृष्टि से देखा जाए तो यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या था कि जो गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन था उसमें 6 नए परिषद और जोड़े गए। अभी तक हम क्या पढ़ के आए थे कि गवर्नर, पहले बड़े गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बना, ठीक है। अब पूरे भारत का
गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। तो पहले जो गवर्नर जनरल थे उनके लिए 4 सदस्य थे, कार्यकारी परिषद था। लेकिन इसमें क्या हुआ, 6 नए पार्षद को जोड़ दिए गए जब भारत का गवर्नर जनरल बना 1833 में। उसके बाद उसके गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद है उसमें 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए, ठीक है। तो उससे 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए जिसको बोलते हैं विधान परिषद। इसमें जोड़ेंगे तो बोलेंगे विधान परिषद। इन 6 नए परिषदों में क्या था कि इन 6 नए परिषद पार्षदों में 6 में से जो 4 का चुनाव था, किसका, 6 में से जो 4 का चुनाव था, 4 का चुनाव था, उसमें एक बंगाल से, मद्रास, बम्बई और आगरा। याद रखिएगा, बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा, ठीक है। बीबी मतलब बंगाल बम्बई, बीबी बंगाल बम्बई, एएम मद्रास, एएम मद्रास आगरा, एएम आगरा मद्रास, आगरा आगरा मद्रास, आगरा मद्रास, बीबी बंगाल बम्बई, एएम आगरा मद्रास, ठीक है। यहाँ की जो स्थानीय प्रांतीय सरकार से इन 6 का चुनाव होता था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है कि इसी एक्ट के थ्रू, यानी कौन सा, 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही सिविल सेवा की शुरुआत, भर्ती की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि सिविल सेवा भर्ती की शुरुआत कब हुई थी, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो किसके थ्रू हुई थी, 1854 में मैकाले समिति बनी थी, उसी के थ्रू हुई थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन था 1773 से 1854 के बीच में। कंपनी का जो शासन था कब से, 1773-54 के बीच में, 1858 के बीच में, ठीक है। तो ये जितने भी एक्ट आए थे ये कंपनी को धीरे धीरे नियंत्रण करने लगे। उसके बाद जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश ने क्या हुआ, सारा अधिकार अपने क्षेत्र में ले लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं आते, अभी हम आपको इसको अच्छे से रिमेम्बर कराएंगे, याद कैसे करना है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, बस आप इस एक पेज को, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, खाली पीडीएफ का एक ही पेज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको प्रिंट करके रख लीजिए, ठीक है। खाली इस एक पेज से आप 1773 से लेके 1853 तक के जितने भी चार्टर अधिनियम आए हैं सब एक बार में रिमेम्बर आपको हो जाएगा, केवल इस पेज से, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन नहीं करना है, 2 3 4 पेज जितने भी है कोई रिवीजन नहीं करना, बस आप इसको ये पढ़ लेना है, आपको सारा रिमेम्बर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1773 का रेगुलेटिंग आया, फिर इसको संशोधन किया, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1793 का चार्टर कानून आया, 1833 चार्टर अधिनियम आया, 1813 का आया, 1853 का आया, ठीक है। अब अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट होगा, सही से याद नहीं होगा, तो एक चीज हम और बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, याद रखिएगा 17 की कैटेगरी में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, एक 1773 लिखिए, 1793, ठीक है, जो आया 1773, 1793, ठीक है। 1700 में 2 कैटेगरी हो गई, ठीक है। और एक एक है 1784, ये भूल गए, सॉरी, 1784 सीरियल से, एक सेकेंड 1773, ठीक है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 एक्ट, ठीक है। ये 3 हो गए, ये 17 की कैटेगरी में, याद रखिएगा 1700 में 3 कैटेगरी आ गई। संशोधन वाला मैंने काउंट नहीं किया, वो आपको ऑलरेडी 1773 पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 6/2 1781 में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 17 की कैटेगरी में 3 एक्ट, 1773, 1784 और 1793, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब 1800 की बात करते हैं, 1800 में कौन कौन से आए थे, ठीक है। उसमें भी एक 1813 आया जिसमें ईसाई मिशनरी आए थे, 1833 आया और 1853 आया। क्लियर, क्लियर है ना, ठीक है। तो आपको याद होगा कि 1700 में 3 कैटेगरी था, ठीक है। 1700 में 3 कैटेगरी था, 1773, 17, सॉरी
1773, 1784, 1793 थी, ठीक है। और 1800 में कौन सी थी? 1800 में 1813, 1833 और 1853, ठीक है। अब ये तो आपको याद हो गए, ये तो आपको याद हो गए 6 के 6, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन सा है हमने बताया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने कवर किया है, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया मैंने, ठीक है दोस्तों। क्लियर ना? तो आई विश आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आज कि हमारे एक्ट कैसे कैसे आए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो टॉपिक, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या बात करेंगे? अब नेक्स्ट हम 2 टॉपिक दोस्तों लेके आएँगे। पहला तो जो हमने आज पढ़ा, ठीक है, पहला हमने जो आज पढ़ा, ठीक है, जो हमने ये आज पढ़ा ये पूरा टॉपिक्स, ठीक है। जो हमने आज ये पढ़ा टॉपिक्स, ठीक है, पहला क्या था जो हमने आज हमने जो टॉपिक ये पढ़ा, इस पे एमसीक्यू लेके आएँगे कि आपको कितना याद हुआ इस टॉपिक्स पे, ठीक है। इस टॉपिक पे कितना एमसीक्यू लिया, वो लाने से पहले हम आपको सम्राट का शासन पढ़ाएँगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको सम्राट का शासन पढ़ाएँगे, सम्राट के शासन में क्या-क्या हुआ। उसके बाद हम बताएँगे इन एक्ट के थ्रू भारत में जो अंग्रेज़ थे, गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग कौन था, इन सब का सीक्वेंस केवल नाम आपको याद कराएँगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक पे एमसीक्यू लेके आएँगे, जो हमने पढ़ा वो कितना हमें याद है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ना। तो मतलब दोस्तों, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से प्रिपेयर कराएँगे, कैसे-कैसे आपको पढ़ना है, कैसे-कैसे तैयार करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्टेप बाय चलेंगे, जैसे कि हमारा जो पॉलिटिकल का टॉपिक्स होता था पहला, वो यही होता था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसीलिए मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहिए, बस आप पढ़ते जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको पूरी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक होगी, ये पूरी पॉलिटिकल आपके माइंड में रट जाएगी, ठीक है। मैं इतना अच्छे से आपको लिखूँगा, आप विश्वास ना करिए, आप इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ लेंगे, आपके कितने एमसीक्यू सॉल्व हो जाएँगे इस पूरे टॉपिक पे। इस एक पेज में मैंने 3 इतने सारे एक्ट लेके आया हूँ, लिख के आया हूँ, ठीक है, आपकी इस सहायता के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके और लोगों का भी भला हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।